अनम्यूट करिए अपने आप को, प्लीज अनम्यूट। ओके, अनम्यूट है। राकेश जी, लॉस। अभी ठीक है, आवाज ठीक है मेरी? हाँ हाँ, आ रही है, आवाज आ रही है। ओके ओके। आत्माराम सनातन धर्म महाविद्यालय के इस मंच पर मित्रों, आज चौथे दिन के इस दूसरे सत्र में, जैसा कि आपको पहले सूचना दी गई है, हमारे बीच उपस्थित हैं राकेश कुमार जी। राकेश जी लोक नर्तक हैं, अभिनेता हैं, थिएटर कलाकार हैं और 2018 में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से अभिनय में इन्होंने स्नातक की पढ़ाई पूरी की। इन्होंने स्वर्गीय गुरु नागेंद्र प्रसाद मोहिनी के जी के मार्गदर्शन में कथक की भी शिक्षा ली है। आपको बताएं कि अमूमन बाकी तो बातचीत में हम इनसे और भी जानकारी लेंगे इनके बारे में, लेकिन एक जानकारी जो अलहदा है राकेश जी के बारे में, कि लोग एनएसडी पास करने के बाद मुंबई भागते हैं, फिल्मों की ओर भागते हैं, सीरियलों में छोटे छोटे अभिनय के लिए वर्षों भटकते रहते हैं। लेकिन राकेश जी गांव की ओर, गांव से आए और फिर से एनएसडी से पास आउट होकर के गांव की ओर चले गए और इन्होंने जो खास करके पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार का जो प्रसिद्ध लौंडा नाच है, इसको एक अलग रूप देते हुए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे एक नए रूप में प्रस्तुत किया। और इस क्रम में जो अश्लीलता और तमाम सारी चीजें, जो विद्रूपता इस लोक नाट्य परंपरा में आई थी, उसके बरक्स एक अपना वर्जन इन्होंने तैयार किया। और सबसे बड़ी बात कि राकेश जी ने इस विलुप्त होते लोक कला को बचाने का के मुहिम में भी अपना योगदान दिया है। राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि आप अपनी जर्नी, अपनी यात्रा, अपने बारे में, और ये लौंडा नाच की परंपरा कहाँ से है, कहाँ से शुरू होती है और कितने मोड़ इसमें आते हैं, आज क्या स्थिति है, इस सब पर आप अपनी बात रखें और फिर उसके बाद हम लोग आपसे संवाद करेंगे, बातचीत करेंगे। तो मैं माइक आपको सौंप रहा हूँ राकेश जी। सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर का, कि मुझे मतलब आमंत्रित किया इस प्लेटफॉर्म पे बोलने के लिए और इस विधा के बारे में बातचीत करने के लिए, तो खुशी हुई। अ, बाकी बात करें लौंडा नाच की, तो लौंडा नाच अ, भोजपुर, पूर्वांचल, यूपी, बिहार का एक पारंपरिक लोक नृत्य शैली है, तो काफी सालों से चला आ रहा। इसकी शुरुआत मतलब वैसे कहा जाता है भिखारी ठाकुर के समय काफी ज्यादा ये जो तो ये था, लेकिन उससे पहले ये आ रहा है। और बाद में धीरे धीरे ये बिहार में एक ऐसा टाइम आया जब अश्लीलता अ, आना शुरू हुआ, धीरे धीरे ऑर्केस्ट्रा आना शुरू हुआ और नाच, लौंडा नाच की परंपरा धीरे 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 खत्म होने लगी। तो एक दौर ऐसा आया था कि पहले के समय में बहुत ज़्यादा ये नाच था, ज़्यादा लौंडा नाच ज़्यादा होता था, जैसे कि शादी में, होली में, दुर्गा पूजा में, छठ पूजा में, परछावन में, तो लोग बुलाते थे और वहाँ पे मतलब इनका प्रोग्राम होता था। फिर उसके बाद भिखारी ठाकुर के समय में था कि उन्होंने मतलब जब नाच की शुरुआत की थी प्रॉपर तरीके से, जब वो कोलकाता से रामलीला
देखने के बाद जब वो अपने बिहार आए थे, फिर वहाँ पे उन्होंने पूरे टीम को इकट्ठा की, लौंडा नाच के कलाकारों की इकट्ठा की और अपना एक पार्टी बना के उस तरीके से नाच पार्टी शुरू की। तो उस समय फिर ये ज़्यादा प्रचलन में आया। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि बिहार में एक ऐसा टाइम आया कि पहले नाच बहुत ज़्यादा होते थे, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि फिर ऑर्केस्ट्रा आने लगा। तो ऑर्केस्ट्रा में ये था कि बाहर से, मतलब बंगाल से, नेपाल से लोग लड़कियां बुलाते थे और भोजपुरी के डबल मीनिंग गाने, अश्लील गाने पे वो लोग डांस करवाते थे और अभी भी करवाते हैं, जिसको मतलब हम आज के टाइम पे डीजे कह सकते हैं दूसरी भाषा में। तो वो आज भी चलता है। तो वो जब जब ये ऑर्केस्ट्रा डीजे जब धीरे धीरे आना शुरू हुआ, तो लोगों का इंटरेस्ट लौंडा नाच की बजाय ऑर्केस्ट्रा डीजे पे चला गया, क्योंकि वहाँ उसमें लड़कियां रहती थी और नाच में लड़के होते हैं। नाच का क्या है कि लौंडा नाच में कि एक लड़का प्रॉपर तरीके से लड़की बन के भोजपुरी के लोकगीत पे जो थे, जो गीत, सामाजिक जो गाने होते थे, उससे वो लोग गा बजा के नाच करते थे। तो वो परंपरा चलती आ रही थी, चलती आ रही थी, लेकिन फिर बाद में जब ऑर्केस्ट्रा डीजे का शुरुआत हुआ और वो आना शुरू हुआ बिहार, भोजपुर में, यूपी में, तो उसके बाद लोगों का इंटरेस्ट यहाँ ऑर्केस्ट्रा डीजे में आना ज़्यादा हुआ, फिर नाच में कम हुआ। इसका रीजन था कि वही लड़कियों वाला था कि और फिर अश्लीलताएं थी, फिर गाने उनको डबल मीनिंग वाले गाने होते थे। तो धीरे 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 ऑडियंस शिफ्ट होती गई ऑर्केस्ट्रा की तरफ, डीजे की तरफ, और वो नाच के जो कलाकार थे उनका सट्टा कम होने लगा। सट्टा इन द सेंस कि आपका मतलब बुकिंग, तो उनकी बुकिंग धीरे 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 कम होती गई, ऑडियंस भी उनके कम होते गए। तो अब जहाँ एक नाच पार्टी में 20 लोगों की टीम है, एक जहाँ एक एरिया में अगर 10 नाच पार्टी चल रहा है, 10 नाच पार्टी का बुकिंग है, वहाँ पे 5 नाच पार्टी का ही बुकिंग हो रहा है। तो बाकी 5 नाच पार्टी के जो कलाकार हैं वो तो बेरोजगार होने लगे, फिर उनके पास कोई काम नहीं है। और इनका काम ये था कि ये सीजन लगन के दिन में नाच प्रोग्राम करते थे और इसी से रोजी रोटी उनका चलता था, घर चलता था। और बाकी जब ऑफ सीजन हो जाता था तो खेती गृहस्थी करते थे। तो लगन के दिन में जब ऑर्केस्ट्रा डीजे आने लगा तो फिर वो भी धीरे धीरे उनका बेरोजगारी घटती गई, बेरोजगारी पे चले गए। तो कुछ कलाकार को छोड़ के ये नाच लोग चले गए बाहर कमाने, कंपनी में कमाने। तो धीरे धीरे प्रथा खत्म होने लगी, विलुप्त होना शुरू हुई। और अभी भी आज भी जाके देखिए तो बिहार में इतना हावी हो गया है आजकल ऑर्केस्ट्रा डीजे कि इनका सट्टा थोड़ा सा कम है। ये चीज़ मुझे शुरू से खटकती थी। मेरी शुरुआत में जब गांव में था, तो मेरे गांव में नाच पार्टी था, तो हम लोग देखते थे, छोटे थे। तो इसमें दो चीज़ें थी कि एक तो एक इनके साथ बहुत डिसरिस्पेक्ट तरीके से सामाजिक व्यवहार होता था इनके साथ। मतलब गांव में कोई नाच पार्टी जा रहा है तो लोग भी देखते हैं कि देखो जो निकलिया जाता, लौंडा नाच जाता, नाच पार्टी वाला जाता। शादी बारात में इनको अलग तरीके से बैठा के, नीचे बैठा के खिलाया जाता। उसका नजरिया कि समाज का ऐसा था कि ये तो नाच पार्टी वाले हैं, नचनिया बजनिया है, इन लोग को समाज में एक राकेश जी, सॉरी टू इंटरप्ट यू, थोड़ा माइक अगर अपना क्लोज कर लें आप, क्योंकि आवाज ब्रेक हो रही है। अ, हाँ अब ठीक अभी आ मेरी। है जी, अब बेहतर है। जी। तो मैं यहाँ ये था कि जब शादी ब्याह में इनको बुलाया जाता था, तो इनके साथ भी अलग तरीके से व्यवहार किया जाता था, जो अगर हम आपके साथ जो सामान्य व्यवहार है वो इनके साथ नहीं होता। तो समाज में इनको अलग नजरिए से देखना था। उसके बाद और ये थोड़ा सा शुरुआत में था कि ये थोड़ा क्या कहते हैं, थोड़ा सा शेड्यूल कास्ट से आते थे, ओबीसी से आते थे, या थोड़ा डाउन कास्ट से आते थे। तो वो एक था कि नहीं, ये तो छोट जात का है, छोट जात का है, इसके साथ वो, क्योंकि जातिवाद का तो अगर बात करें तो हम बिहार में वो हावी है, क्योंकि बिहार में आज भी वो जातिवाद का बहुत बड़ा ढिंढोरा है, जो लोग पीटते रहते हैं अपनी अपनी जातिवाद को लेके। तो वो चीजें शुरू से इनको झेलना था कि और यही होता भी था कि शुरुआत में जो जितने भी लौंडा नाच के कलाकार थे वो निचली जाति से, कास्ट से ही आते थे वो लोग। क्योंकि उस समय शुरुआत में अपर कास्ट के लोगों को आना थोड़ा सा अच्छा नहीं माना जाता था, और लोग नहीं आते थे कि नहीं, ये हम
जाती हैं तो उसमें नहीं जाते थे, बुराई। लेकिन कला तो कला होती है। लेकिन बाद में धीरे धीरे लोगों का, सामान्य लोगों का भी आना शुरू हुआ इसमें। तो बात यहाँ पे कला की थी, लेकिन उसके बाद फिर ये जाति वाला जो था इनके शुरू से था, तो बहुत सारी चीजें थी जो इनको मतलब समाज से थोड़ा सा अलग, इनको मतलब वो व्यवहार इनके साथ होता था। तो मेरा था कि मतलब मैं शुरू से, मेरा इंटरेस्ट इस फील्ड में काफी बचपन से ही था। मैं जब छोटा था तो डांस वांस करने के लिए घर से भाग जाता था। तो जब छोटा था तो तब तो मार पड़ती थी। उसके बाद मैं रोक ही नहीं पाता था अपने आप को। गांव में कोई शादी आ गया, बारात आ गया, कहीं बैंड बाजा हो रहा है, लौंडा नाच हो रहा है, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाता था। गाना बजाना सुन के मैं चला जाता था। तो घर वाले मारते थे कि तुम मत जाओ, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो। मैं अपने नानी के घर गया तो वहां पे रात में जोगिरा होता था होली के टाइम पे। तो होली में क्या होता था कि रात में जोगिरा चल रहा है, ढोलक झाल हारमोनियम लेके गाना गा रहे हैं। उसमें घर से कोई कोई साड़ी लेकर आया, कोई दुपट्टा लेकर आ गया, कोई लहंगा चोली किसी अपनी घर से चुरा के लेकर आ गया, और हम लोग वही पहन के डांस वांस करते थे। तो ये शुरू से था मेरे अंदर। तो वो चीजें मैं उसके बाद फिर क्लास 6 में आया तो फिर प्रॉपर तरीके से मैं नाटक में भाग लेने लगा गांव। तो मेरे स्कूल के टीचर ने वही कहा था कि जो जो लड़का मतलब डांस में, नाटक में, गाने में जो भाग लेगा वो अपना अपना पार्टिसिपेट कर लो नाटक में। तो वहां से मेरी शुरुआत हुई प्रॉपर तरीके से। तो वहाँ पे गांव में नाटक खेलना शुरू किया। फिर हमारे गांव में मतलब आज भी बिहार में कई गांव में दुर्गा पूजा महोत्सव पे गांव के लोग मिलजुल कर ड्रामा खेलते हैं, नाटक करते हैं। तो एक चीज बिहार में खास बात यह है कि आज भी बिहार के कई इलाकों में आप चले जाएं तो वहां पे आज भी लड़की का रोल लड़के को ही करना पड़ता है। मतलब ऐसा नहीं कि नाटक में लड़की का रोल लड़की करे, लेकिन आज भी गांव में मतलब लड़की का रोल होगा तो लड़का को ही लड़की बनाया जाता था। तो परंपरा ये आज भी चली आ रही है, क्योंकि हम प्रॉपर थिएटर अगर ज्वाइन करते हैं, रंगमंच ज्वाइन करते हैं, अगर दिल्ली बॉम्बे पटना में हम रंगमंच करते हैं तो वहाँ पे पूरी टीम रहती है बकायदा, लड़की का रोल लड़की करते हैं। अगर कोई बुजुर्ग औरत है तो उसके लिए बुजुर्ग औरत आएगी। तो ऐसा था, बट गांव में अभी भी वैसा नहीं है। तो ये शुरू से चला आ रहा कि मुझे गांव में वही नाटक करता था तो मुझे लड़की का रोल मिलता था, और मैं लड़की का रोल करता था, फिर डांस करता था। फिर जब सरस्वती पूजा, 15 अगस्त, दुर्गा पूजा में हम लड़की बन के मैं डांस करता था। तो ये क्योंकि मैं ऐसे माहौल से था कि वहाँ पे नाच पार्टी आ रहा है गांव में, तो नाच पार्टी से ऐसे था। फिर गांव में नाच पार्टी है उनके साथ में जुड़ा हुआ हूँ, उनसे मिलना जुलना, बातें करना, प्रोग्राम में जाना, टाटा में जाना, वो चीजें थी। तो वो मेरे अंदर कहीं ना कहीं एक था शुरू से ही। तो जब मैं प्रॉपर थिएटर शुरू किया, पटना में जाके रंगमंच किया, फिर वहां से भारतेंदु नाट्य अकेडमी से भी 2 साल का डिप्लोमा किया थिएटर में। फिर श्री राम सेंटर रेपेट्री में 1 साल का मैंने एज ए बतौर अभिनेता परफॉर्मर काम किया। फिर जब मेरा एनएसटी में सिलेक्शन हुआ तो एनएसटी में क्या था कि एनएसटी में जो स्टूडेंट्स थे तो वो लोग मिलके एक स्टूडेंट्स विंग होता है हमारा, कि जो स्टूडेंट्स अपने अपने स्टेट का फोक प्रेजेंट करते हैं। जो भारत रंग महोत्सव के दौरान या फिर हमारे बीच बीच में कुछ फंक्शन होते थे तो उसमें, तो उसमें आज भी अगर आप एनएसटी में जाएंगे तो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, जो स्टूडेंट्स यूनियंस जो मिलके हम लोग फोक प्रेजेंट करते रहते हैं, फोक करते रहते हैं। तो जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो मेरे बैचमेट्स में बैच के कुछ लड़के थे तो वो लोग भी अपना फोक कर करने वाले थे, फोक की तैयारी चल रही थी। तो फिर मुझसे भी पूछा गया तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने यहाँ का फोक इनको बताऊं। तो फिर मैंने बोला कि नहीं, मैं लौंडा नाच करूंगा, मेरे यहाँ का फोक ट्रेडिशनल डांस है। तो फिर उनको कुछ समझ में आया नहीं कि आखिर लौंडा नाच क्या है फिर। तो उसके बाद फिर मैं जिस दिन शो था उस दिन पूरे अच्छे से कपड़े वपड़े, लहंगा चोली पहन के, मेकअप करके जब सज धज के उनके सामने खड़ा हुआ तो बोले कि अच्छा ये लौंडा नाच है। फिर गाना वाना डीजे उजे लगाए, फिर डांस वांस किया तो ऑडियंस झूम गई। फिर मेरे सर थे, वामन सर थे, और बहुत इन लोगों ने एंजॉय किया, बहुत तालियां दी, और बहुत कहा कि ये तो बहुत यूनिक आर्ट है। तो फिर मैंने बताया कि ये ऐसी ऐसी चीजें हैं हमारे बिहार यूपी में ऐसा होता है। और उसके बाद फिर जब मैं थर्ड ईयर में आया तो अब उसको पूरे पब्लिक के सामने, क्योंकि जब हम लोग करते आ रहे थे एनएसटी में, वो एक डिपार्टमेंट की टीम थी, एनएसटी की टीम थी, एनएसटी के स्टूडेंट्स टीचर्स वो थे। लेकिन 2018 में जो हो अद्वितीय था, एक
भारत रंग महोत्सव में, तो उसमें मैंने पब्लिकली अनाउंसमेंट कर दिया कि एनएसटी में थर्ड ईयर का स्टूडेंट लौंडा नाच करने जा रहा है। तो काफी लोगों को पता चला, दिल्ली में जो भी लोग रहते थे आसपास में। तो शो में इतनी भीड़ हो गई लौंडा नाच के नाम पे कि मतलब क्या बताएं, बहुत सारी ऑडियंस आ गई। और वहां पे फिर मैंने प्रॉपर तरीके से जब डांस किया तो लोग देख के मतलब उनको एक लगा कि मैंने क्या अलग देख लिया, क्योंकि आज तक ऐसा यूनिक आर्ट कभी देखा नहीं था। यूपी बिहार के लोगों को पता था कि हाँ ये हमारे यहाँ का हो, बाकी बाकी जो अलग ऑडियंस थी तो उनको लगा कि हाँ ये तो बहुत अलग आर्ट फॉर्म है। तो फिर मैंने बोला कि ये है कि हमारे यहाँ फोक आर्ट फॉर्म लुप्त हो रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि ये प्रथा खत्म ना हो, ये प्रथा विलुप्त ना हो। मैं इसको कंटिन्यू करूँ, मैं एक इसको अलग पहचान दूं, ये बताऊं कि हाँ आज भी ट्रेडिशनल डांस फॉर्म है जो मतलब जिंदा है, जो लोग आर्टिस्ट इसके भी हैं वैसे कर रहे हैं, लेकिन ये विलुप्त होने के कगार पे। फिर बीबीसी की टीम आई, फिर उन्होंने स्टोरी किया इस पे। तो फिर उसके बाद शोज वगैरह जारी रहा। और अभी भी मैं उसके एनएसटी करने के बाद भी इसके शोज वगैरह करता रहता हूँ पूरे ऑल इंडिया में। बिहार में जाता हूँ, फिर अलग अलग स्टेट पे मुझे बुलाया जाता है तो मैं वहां पे जाके इसे शोज करता रहता हूँ। तो कहने का मतलब कि ओवरऑल ये एक लौंडा नाच की जर्नी है। अब इसमें क्या है कि ये जो आर्ट फॉर्म है, ये जो डांस फॉर्म है, ये जो भी इसके डांसर होते हैं, मतलब लौंडा डांसर होते हैं, वो बड़े मतलब एनर्जेटिक परफॉर्मेंस है ये। मतलब इसमें इसका स्टाइल ये है कि इसमें कूद कूद के डांस करना, कमर से ठुमका लगाना, हाथों का हाव भाव करना। इसमें मेरे डांस के वीडियोस मैंने सर को भेजे हैं, तो एक अंदाजा तो मतलब आप लोग देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो ये एक बड़े इसके जो कलाकार बड़े टैलेंटेड होते हैं, मतलब ये पूरे नाच पूरे नाच रात रात भर इनका नाच होता है। फिर उसके बाद उस ड्रामा खेलते हैं, कायदा पाठ खेलते हैं, फिर अलग अलग कहानियां होती है उसमें। इसके अलावा मैं छठ पूजा में इनको स्पेशली बुलाया जाता है, क्योंकि छठ पूजा में भी आज भी एक मान्यता है कि जिस औरत को बेटा नहीं होता है, कि बेटे की बड़ी डिमांड होती है कि भाई जो बेटियां तो हो गई लेकिन बेटा नहीं हुआ, कई औरत को बेटा नहीं होता है, तो उनका एक मान्यता है कि हे छठी मैया, मतलब हे छठी माता, अगर मुझे बेटा हो जाएगा तो मैं अपने आंचल पे लौंडा का डांस करवाऊंगी। तो वो लोग मतलब कहते हैं भारा भागना, मतलब वो लोग भगवान से कहते हैं कि हे छठ मैया हमारा बेटा हो जाए तो हम अपना आचरा पर लौंडा के नाच करवाएं। तो बकायदा उनकी मान्यता पूरी हुई होती है। तो ये मान्यता है और ये प्रथा है, तो वो लोग बड़े इज्जत के साथ लौंडा डांसर को बुलाते हैं और डांस करवाते हैं, उनका प्रोग्राम होता है। प्लस इसके अलावा जोगीरा होता है, तो जोगीरा में कूद कूद के डांस करना, होली में पूरा नाचना गाना। फिर चैता होता है, चैता में एकदम वो अलग ही लेवल का एक परफॉर्मेंस होता है इनका। फिर दुर्गा पूजा हो गया, छठिहार हो गया, यहाँ तक कि अगर किसी बूढ़े बुजुर्ग की मृत्यु हो जाती है तो उनके जो अंतिम संस्कार, जो उनका जो क्रियाक्रम होता है, जो जिसको हम लोग 13वीं 16वीं कहते हैं, उनमें धूमधाम से इनको बुलाया जाता है और इनका प्रोग्राम करवाया जाता है। तो ये चीजें आज भी है, अभी भी लोग करते रहते हैं। लेकिन वो जो दौर था कि वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, जो अभी डीजे ऑर्केस्ट्रा हुआ, ये थोड़ा सा एक बहुत बुरा समय था। और अभी भी है, आई थिंक अभी भी बिहार में आप चले जाइए तो इतनी अश्लील गाने लोग अभी गाना गा के, अश्लील सिंगर है वहाँ पे, डबल मीनिंग के गाने गाते हैं जो आप समाज में सुन नहीं सकते हैं। आपके गांव में अगर कोई डीजे और ऑर्केस्ट्रा जा रहा है तो गांव की औरतें मतलब सुन के शर्म से मतलब सर नीचे कर लेती हैं। और नाच में क्या है कि नाच में अगर गांव नाच पार्टी आ रहा है घर पे किसी के छठियार में, सतैसा में या छठ पूजा में, तो प्रॉपर महिलाएं भी देखती थी। लेकिन जब ये था, और एक अलग बात है कि जब नाच प्रोग्राम जब बारात में जाता है, शादियों में जाता है, तो वहां पे औरतें नहीं जा पाती थी। तो ये चीजें हैं, वो अभी भी एक ये डांस बड़ा यूनिक अलग डांस परफॉर्मेंस है, फॉर्म है, जो बिहार यूपी में पूर्वांचल में काफी ज्यादा ये होता था। अब तो थोड़ा सा कम है। जी सर। जी जी। अच्छा, राकेश जी, आप बिहार के किस जिला से आते हैं? मैं बिहार सिवान जिला है, सिवान के जीरादीप प्रखंड है, और वहाँ पे जी जी। संजलपुर गांव है।
तो वहां से मैं बिलोंग करता हूँ। अच्छा, तो थोड़ा लौंडा नाच के थोड़ा इतिहास पर पहले चले। जी। बाद में हम आपसे उसकी प्रक्रिया पर भी कुछ बातचीत करेंगे। हम्म। तो ये कब से शुरू हुआ होगा, कैसी परिस्थितियां रही होंगी, इस सब के बारे में थोड़ी सी चर्चा आप कर सकते हैं? जी जी जी। आ, ये क्या था मैं, कि मैं, मैं इसमें इसमें एक प्रश्न और जोड़ दूं हम्म, कि हम जानते हैं कि जो हमारा समाज कहीं ना कहीं से स्त्रियों के मामले में, जो परफॉर्मिंग आर्ट में उनको इजाजत नहीं थी, और इसीलिए विकल्प के रूप में ये लौंडा नाच आया होगा। कई बार लगता है कि ऋषि बात्सायन कामसूत्र देने वाले इस देश में स्त्रियां जो है कई मायने में बहुत दिनों तक रंगमंच से दूर रही। हम लोग जानते हैं कि इप्टा में जो राजेंद्र रघुवंशी जी ने पहली बार अपनी पत्नी को अ, मंच पर एक स्त्री कलाकार के रूप में उतारा था। तो थोड़ा उस पर भी ध्यान देते हुए किस तरह से शुरू हुई होगी और क्या ज्ञात इतिहास है इसका, और दूसरे पक्ष में फिर मैं आऊंगा तो कहूंगा कि भिखारी ठाकुर की इसमें क्या भूमिका रही होगी। जी। आ, जी। आ, इसकी अगर शुरुआत की बात करें तो ये बहुत पहले जब बाई जी का नाच होता था, मतलब और उसके पहले की इसकी शुरुआत ये थी कि बड़े बड़े पहले राजा महाराजा लोग नर्तकियां बुला के डांस करवाते थे, नाच करवाते थे। तो जो मिडिल क्लास की, जो गरीब या कह लें, या फिर जो नॉर्मल क्लास के जो लोग थे, उनके पास साधन नहीं था कि वो मतलब पैसा दे के नर्तकियों का डांस देखे। तो जहां तक मुझे मेरी जानकारी में कि ये परंपरा वहां से शुरू हुई थी कि हम जैसे राजा महाराजाओं के समय बड़ी बड़ी नर्तकियां आती थी, बड़े बड़े दामों पे उनको बुलाया जाता था, इज्जत के साथ उनके साथ परफॉर्मेंस करवाया जाता था। लेकिन एक आम जनता के लिए, आम पब्लिक के लिए मनोरंजन का वैसा कोई साधन नहीं था। तो उस टाइम और उस टाइम में औरतों का आना बिल्कुल भी मना था। ये औरत बिल्कुल भी परफॉर्मेंस में नहीं जा सकती थी। और औरत आना तो दूर की बात है, उनको देखना तक भी मतलब नहीं हो पाता था, कि उनको वो देखने भी नहीं जा सकती थी। तो उस मनोरंजन के साधन के लिए जो नॉर्मल जो ऑडियंस थी, तो उनके साथ जैसे अ, जमींदार प्रथा थी, सामंतवाद कह लें, तो उस समय उन्होंने वहां से शुरुआत की कि लड़कों को इस ऑडियंस के लिए लड़की बनाया गया। और एक तरह से सस्ता मनोरंजन था, एक सस्ता साधन था कि हाँ, हम मनोरंजन के लिए बाई जी को हम उतना पैसा नहीं दे पाएंगे, तो एक निम्न क्लास के एक लड़के को ही लड़की बना के एक मनोरंजन का साधन बनाया गया। तो शुरुआत वहां से एक तरह से मतलब कहा जा सकता है कि वहां से फिर ऑडियंस के लिए एक सस्ता मनोरंजन शुरुआत हुआ। और वहां से ये प्रथा चलने लगी। फिर उसके बाद ये धीरे 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 विकसित होने लगी। और वही फिर उसके बाद जमींदार प्रथा जब थी, तो उसमें लौंडा कुछ कुछ जमींदार की वो लौंडा डांसर को भी रखते थे अपने साथ, मनोरंजन के लिए अपने। कि हाँ, हमने एक लौंडा रखा है, उसको चलो हम खाना पीना खिला रहे हैं। उसके कुछ कुछ जमींदार तो ऐसे थे कि उन्होंने वो लोग जमीन लिख देते थे उनके नाम पे, उनको उनके नाम पे खुश होके, उनके परफॉर्मेंस को खुश होके। तो प्रथा की शुरुआत वहां से है, वो धीरे धीरे चलती आ रही। और बाकी उसके बाद धीरे धीरे जब भिखारी ठाकुर का जब दौर शुरू हुआ, तो फिर वहां से प्रॉपर तरीके से उन्होंने एक ग्रुप को इकट्ठा किया। क्योंकि भिखारी ठाकुर जब कोलकाता गए थे और वहां पे उन्होंने रासलीला, रामलीला जब देखा, और फिर जब वो अपने गांव आए, जब छपरा आए, तो वहां पे लोकल जो कलाकार थे उनको लेके प्रॉपर एक टीम बनाई। और फिर उसका नाम दिया विदेशिया नाच, जो उस समय काफी पॉपुलर था। फिर वहां से प्रॉपर नाच की शुरुआत हुई।
तो वो फिर वहां पे एक पिक आया उस दौर का, और वहां से परफॉर्मेंस, वहां से नाच पार्टियों का बोलबाला शुरू हुआ। फिर वहां से शुरुआत हुई। निस्संदेह भिखारी ठाकुर इसे एक व्यवस्थित रूप देने वाले कहें कि कलाकार थे। हम्म, इसमें भिखारी ठाकुर की सबसे बड़ी भूमिका मानी जाएगी, जी। है ना। तो भिखारी ठाकुर की टीम में कितने लोग होते थे इस? उनके टीम में तो मतलब 15 16 17 लोग की टीम होती है। तो हम्म, 16 17 18 लोगों की ऐसी टीम होती है, जिसमें एक हारमोनियम वाले होते हैं, ढोलक वाले होते हैं, झाल वाले होते हैं, तबला वाले होते हैं, या अपने ऊपर रखने पे कि हम कितना परकशनिस्ट रख रहे हैं, उसमें कितने म्यूजिशियन रख रहे हैं। तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से अब अभी अभी का टाइम तो ये है कि 15 16 लोगों की टीम होती है। तो उसमें एक ढोलक वाला, हारमोनियम वाला, झाल वाला, और साउंड बॉक्स वाले भी लोग रहते हैं उसी में पार्ट, और फिर सिंगर भी होते हैं, डांसर भी होते हैं। तो ये लोग की प्रॉपर टीम होती है, 15 16 लोग की टीम होती है, और ये लोग जाके मतलब अपना अपना सट्टा जो अपना बुकिंग होता है वहां पे जाके परफॉर्मेंस देते हैं। अच्छा, एक बात बताऊं आपको राकेश जी, कि हमारे इस कोर्स में जो लोग जुड़े हुए हैं, वे विज्ञान के भी हैं, साइंस के भी हैं, ह्यूमैनिटीज के भी हैं, अलग अलग क्षेत्र के प्रोफेसर लोग हैं, असिस्टेंट और एसोसिएट प्रोफेसर लोग हैं, और पूरे देश भर से जुड़े हुए हैं। जी। तो भिखारी ठाकुर के ही बहाने जो चूंकि यहाँ प्रस्तुति तो हो नहीं सकती है, अगर उसकी कुछ पंक्तियों को, अगर कुछ दो चार पंक्ति अगर आप गा के सुना सके कि इस तरह से होता है, तो थोड़ा जो है वो कनेक्ट कर पाएंगे इसको। अच्छा अच्छा, ठीक है जी, जी। अगर याद ठीक आ है। रहा हो तो। हाँ। उनका एक बहुत चर्चित नाटक है विदेशिया। जी। तो वो उस समय बहुत डिमांड था। मतलब कहा जाता है कि जब उनका नाच प्रोग्राम होता था तो लोग खाना खाते समय जब सुनते थे कि यार ये नाच आ गया, तो खाना छोड़ के ऐसे भाग जाते थे प्रोग्राम देखने के लिए। कहा जाता था कि इतनी भीड़ होती थी उनके नाच प्रोग्राम में कि लोग अंधेरे में चले जाते थे, तालाब में गिर जाते थे, कुएं में गिर जाते थे, ऐसे सुनने में आता था कि हम्म, इतनी मारामारी होती थी परफॉर्मेंस देखने के लिए। हम्म, तो फिर झगड़े होते थे, लाठियां डंडे भी चल जाते थे, मारामारी हो जाता था ऐसे प्रोग्राम देखने के लिए। इतनी ये पॉपुलर परफॉर्मेंस उनका, और इतना इस समय ये उनका दौर था। तो उनका ये एक नाटक विदेशिया है, जो काफी फेमस रहा है। उसकी कहानी ये थी कि एक पति एक है, एक आदमी, गांव का एक आदमी है जो शादी करके नई नई दुल्हन को घर लेकर आया है, और शादी करने के तुरंत बाद वो चला जाता है कोलकाता कमाने। और हम्म, यहाँ उसकी जो वाइफ है वो विरह में तड़प रही है कि अभी शादी करवाए हो, अभी कुछ दिन हुआ भी नहीं और तुम कमाने चले गए। और वो छोड़ के उसको कमाने चला जाता है। तो हम्म, वो मतलब काफी वहीं कमाने चला जाता है, फिर वहां पे जाके वो दूसरी शादी कर लेता है। काफी सालों तक हम्म, आता नहीं है, कई कई साल नहीं आता है, वहां पे जाके दूसरी शादी कर लेता है। उसके 2 बच्चे भी हो जाते हैं। यहाँ हम्म, इस औरत को, गांव में इस औरत को पता नहीं होता है कि वो वहां पे क्या है, कैसे रह रहा है, कहाँ पे है, क्या किया, कुछ अता पता नहीं रहता है। यहाँ पे रोती है, बिलखती है। बाद में गांव के ही किसी बूढ़े बुजुर्ग को कहती है कि ये बाबा जाई कोलकाता और हमारा पति के खोज के लेके आए। मतलब आप जाइए मेरे पति को खोज के लाइए, वहां पे कहाँ पे है, मैं यहाँ पे उनके बिना रह नहीं पा रही। तो वही बूढ़ा बुजुर्ग आदमी, जो बटोही का नाम है, जो बटोही जाता है और उसको खोज के वहां से उसको लेकर आता है। और लेके आता है, फिर बाद में फिर उसकी कोलकाता वाली की पत्नी आ जाती है, और लास्ट में दोनों मिल के अब खुशी खुशी वैसे ही रहते हैं। तो उसी के बीच में एक गाना ये है कि पिया गईले कलकत्तवा ए सजनी। तो हम्म। गाना उसमें लिखा है कि ये है, तय सजनी हो, क्या बात। तय सजनी हो, तय सजनी हो, ए सजनी हो, ए सजनी। तो कहो
पिया गईल काल का तवाए सजनी, पिया गईल काल का तवाए सजनी, तूर दिहल पति पत्नी नातवाए सजनी, तूर दिहल पति पत्नी नातवाए सजनी, किरण भीतरे परातवाए सजनी, किरण क्या बात। भीतले परातवाए सजनी, गोड़वा में जूता नइखे सिरवा पे छातावा, गोड़वा में जूता नइखे सिरवा पे छातावा, अरे गोड़वा में जूता नइखे सिरवा पे छातावा ए सजनी, ओ कैसे चली है रहा तवा ए सजनी, कैसे चली है रहा तवा ए सजनी, ए सजनी हो, ए सजनी हो, ए सजनी, पिया गईल काल का तवा ए सजनी। ये गाना है बीच में कि उसको चिंता है, अपने पति की बहुत चिंता है। और कि मेरा पति चला गया, पता नहीं किस हालत में होगा, किस हालत में नहीं होगा, क्या खा रहा है क्या नहीं खा रहा है, उसको यहाँ पे बिलख रही है, रो रही है। लेकिन उसके पति को कोई चिंता नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, वो जाके अपना मस्त वहां पे बिंदास किसी और के साथ मस्ती कर रहा है, रह रहा है, और अपनी पत्नी की कोई उसकी परवाह नहीं है। यहाँ पे विरह में तड़प रही है, तड़पते हुए एक और इसमें एक बहुत सुंदर गाना है कि वो बहुत पॉपुलर भी गीत है। मैं जब संजय जी। उपाध्याय सर के साथ थिएटर करता था पटना में, तो हम लोग काफी ज्यादा इसके शोज भी करते रहते, तो उसमें गाना एक है कि हम्म। का से कहूँ मैं दर्दिया, हो रामा पिया परदेस गए, सुलहो श्रृंगार करके अंगना में ठाढ़ी, सुलहो श्रृंगार करके अंगना में ठाढ़ी, सिस के अटरिया कुहू के कोयलिया, सिस वाह। के अटरिया कुहू के कोयलिया, पतियो न भेजे रामा निपट नदनवा, पतियो न भेजे रामा निपट नदनवा, रात जैसे कारी नगिनिया, हो क्या बात। रामा पिया परदेस गए, हो कासे कहूँ मैं दर्दिया, हो रामा पिया परदेस गए। ये अंतरा है, वो गा गा के रो क्या रही बात। है, क्या बात तो थी। ये उसमें था पार्ट। जी। नहीं, बहुत 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 शानदार। हम तो अलग दुनिया में चले गए और आगे अभी सुनेंगे। आपकी आवाज भी बहुत अच्छी अच्छी है, बहुत मखमली थैंक यू आवाज सर। है। थैंक यू सर। हम आगे एक प्रश्न हमारे विकास जी है, पॉलिटिकल साइंस के। अगर माइक पर है तो आप विकास जी प्रश्न पूछ सकते हैं। आपका प्रश्न, उसके बाद मैं कुछ टिप्पणी भी करूंगा, क्योंकि विदेशिया में अंत में दोनों सौतन एक साथ रह लेती हैं मिलजुल के, जो जी। अमूमन होता नहीं है। सामान्य जीवन में। इस पर आपसे बाद में पूछेंगे, पहले मैं माइक सौंपता हूँ विकास जी को। आप विकास जी एक प्रश्न पूछें और फिर मैं बहुत सारी चीजें करूंगा। धन्यवाद श्रीधर जी। मेरी आवाज आ रही है श्रीधर जी? हाँ। राकेश सर, मेरी आवाज आ रही है राकेश जी? सर, जी जी यार। सर बहुत खूबसूरत आपकी जो व्याख्या दी और जो आपने अभी सुनाया, उसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अ, मेरी जिज्ञासा एक अलग तरीके से उत्पन्न हुई आपसे प्रश्न पूछने की। उसका एक रीजन ये था कि आपने जिस गांव का नाम लिया, आप जहां से हैं, मेरा गांव उसके बगल का है। तो एक अच्छा। अलग से मतलब पूछने की, तो हमने भी अपने बचपन में ये देखा है। लेकिन मेरा सवाल ये था समझने के लिए कि क्योंकि जब नाच किया जाता है तो उसमें कई तरह
फेज आते हैं। जैसे नाच के बाद जो है एक बार खेला या जो नाटक का जो मंचन किया जाता है बीच में, और उस नाटक का जो पूरा का पूरा सूत्र रहता था वो समाज के अंदर जो कई तरीके की बुराइयां या कई तरीके की समस्याएं होती थी उसके ऊपर बहुत अधिक केंद्रित रहता था। कई बार जब नाटक या जो खेला खेला जाता था, मतलब नाच परफॉर्म करने के बाद बीच में रात को जब नाच होता था तो उसके बीच में 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए उसी जिसको चौकी पे परफॉर्म किया जाता था, तो उस बीच में जो एक कहानी को भी प्रस्तुत किया जाता था, दर्शाया जाता था, जिसमें हास्य के लिए भी एक कलाकार रहता था और बाकी संजीदा चीजें भी प्रस्तुत की जाती थी। और ये मुख्यतः सभी जहां भी नाच परफॉर्म होता था वहां पर होता था। तो वो जो जो कहानी जो चुनी जाती थी जिसमें कि एक सामाजिक जो बुराइयां होती थी या जो सामाजिक संदेश होता था, वो कहानियां क्या पहले से लिखी हुई होती हैं या उन कहानियों को स्पेशली नाच में परफॉर्म करने के लिए तैयार किया जाता था, या पहले से, जैसे भिखारी ठाकुर के बारे में कहा जाता है, गबर गिचोर विदेशिया, ये सब उन्होंने लिखी है। लेकिन क्योंकि ये तो कुछ फेमस कहानियां हैं, लेकिन इसके अलावा जो लोक के अंदर जो कहानियां हैं और जो उस उत्तर प्रदेश के उस पूर्वी क्षेत्र और बिहार के उस क्षेत्र की जो समस्याएं, उसके ऊपर जो खेला खेलने का जो कार्यक्रम होता था, वो कहानियां कहाँ से आती थी, उन कहानियों को कौन लिख रहा था, और उन कहानियों को क्या जो नाटक का नाच का जो मंचन करने वाले लोग हैं वही उनको लिख रहे थे या कहीं और से उसकी लेखनी आ रही थी? इसके ऊपर अगर आप थोड़ा सा अगर बता पाए। हम्म। हाँ, ये देखिए, कुछ तो जो नाटक भिखारी ठाकुर के नाटक थे तो वो तो उन्होंने खुद ही लिखा था, और वो समाज से प्रेरित कहानी उनके नाटक थे कि वो समाज से जुड़े हुए उनके कुछ नाटक थे जो समाज को देख के उन्होंने लिखा था। कहा जाता है कि एक उनके टाइम पे मतलब बिहार में सोनपुर मेला काफी प्रचलित है, एशिया का सबसे बड़ा मेला मतलब वो माना जाता है। तो कहा जाता है कि वहाँ पे पहले के दौर में बेटी को बेच दिया जाता था। मतलब छोटी छोटी बच्चियां होती थी जो गरीब घर के लोग थे, वो सेठ को पैसे वाले लोगों को, व्यापारियों को ऐसे पैसा दे के अपने लेके बेटी को दे देते थे, शादी करवा देते थे बूढ़े बूढ़े लोगों से। तो उस चीज पे भी भिखारी ठाकुर ने नाटक लिखे थे, बेटी बेचवा। गांव में झगड़े हो रहे हैं, भाई भाई में झगड़ा हो रहा है, बंटवारा हो रहा है, उसको देख के उन्होंने नाटक लिख दिया था, भाई विरोध। कई विदेशिया भी ऐसे ही समाज की कहानी थी जो चले गए। गबर घिचोर एक नाटक था, वो भी एक व्यंग था, कटाक्ष था समाज के ऊपर। तो वो भी समाज से ही लिया गया उनका नाटक था। तो उनके जो जो नाटक थे तो वो तो समाज से ही लिए गए थे। कुछ नाटक जो नाच वाले लोग खेलते थे, जैसे सती बिहुला हुआ, सोरठी ब्रिजाभार हुआ, या ऐसे ऐसे कुछ कुछ कहानियां होती थी। तो कुछ कहानियां मुझे लगता है पौराणिक कुछ कहानियां थी, और कुछ तो लोक कहानियां थी, जो सदियों से जो चला आ रहा है वही परंपरागत तरीके से कि वो सोरठी बिरजाभार बहुत समय से करते आ रहे हैं। कुछ रामलीला से कुछ पाठ उठा लिया, कुछ कृष्ण लीला से पाठ उठा लिए, कुछ छोटे छोटे पार्ट्स उठा लिए, और कुछ आल्हा रुदल की भी कुछ कुछ कहानियां थी, कुछ काल्पनिक कहानियां भी थी। तो ये सब चीजों का एक सुंदर तरीके से वो लोग मतलब तैयार करके परफॉर्म करते थे। तो ये समाज से भी कुछ कहानियां थी, कुछ काल्पनिक कहानियां थी, कुछ पौराणिक कहानियां थी, कुछ ये लोग खुद से बनाते थे, कुछ इम्प्रोवाइज करके कुछ कहानियां होती थी। तो मिली जुली कहानियां थी। और इनका ये था कि इनमें कोई स्क्रिप्टेड नहीं होते थे। कि भिखारी ठाकुर के बहुत से नाटक स्क्रिप्टेड है, मतलब उनका प्रॉपर तरीके से स्क्रिप्ट बनाया हुआ है। लेकिन इनके जो इस तरह की कहानियां, इस तरीके के जो नाटक जो रात रात भर खेलते थे, इसमें एक प्रोसेस इनका ये बता दूं कि इनका नाटक खेलने का प्रोसेस ये था कि पहले स्टार्टिंग में डांस होते थे, अलग अलग लौंडा डांसर आके डांस करेंगे। तो आधी रात तक डांस होगा, उसके बाद आधी रात के बाद पाठ खेलना शुरू होगा। पाठ इन द सेंस की कहानियां, नाटक खेला खेला जाएगा। हम्म। तो उस जब नाटक की शुरुआत होगी, जब वो पाठ खेलेंगे तो उसमें कैरेक्टर उनका फिक्स रहता था, और वो फिर वहां से शुरुआत होती थी, फिर गाना गाएंगे, भजन गाएंगे, फिर नाटक होगा। और वो नाटक भोर तक चलता है, मतलब अर्ली मॉर्निंग, मतलब तो लोग देखते भी थे, ऑडियंस रात रात भर जग के देख रही है। प्लस जब गांव में जब बारात जाता था तो पुराने पहले के टाइम पे 2 दिन की बारात होती थी, मतलब अगले दिन भी बारात रुकते थे शाम को 4 बजे तक। तो दिन में भी प्रोग्राम होता था, रात में भी प्रोग्राम होता था।
तो ये सब कहानियां, वही सब कहानियों को वो लोग मतलब खेलते थे, इस कहानी को शो करते थे। और इस सारी कहानियों का आज भी अगर आप खोजेंगे तो इसका कहीं स्क्रिप्ट नहीं मिलेगा, इसकी कोई किताब नहीं मिलेगी। कुछ कुछ जो बाद में लिखा गया, अब सोठी मिर्जाभार, सती बिहुला, ये सब की कहानियां यूट्यूब पे भी बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन इसके स्क्रिप्ट खोजने से बहुत मुश्किल से मिलते हैं। और इसमें क्योंकि वो लोग स्क्रिप्ट करते ही नहीं थे, वो लोग वर्बली याद कर लेते थे। मतलब कोई सीनियर कलाकार है जो पार्ट नाच नाच में वो पहले से रोल कर रहा है, और जो जूनियर कलाकार है वो जा देख देख के उनके साथ सीख रहा है, उनके डायलॉग्स भी सुन सुन के सीख लिया, और सीखने के बाद रिहर्सल भी कुछ खास नहीं, सीधा आगे प्रोग्राम करने के लिए। तो ऐसा उनका ओवरऑल मतलब प्रोग्राम चलता था। ये चीज। बिल्कुल सही आपने कहा। विकास जी आप जी जी, बिल्कुल, बहुत धन्यवाद सर। सर एक प्रश्न और था, प्रश्न क्या मतलब जानने की इच्छा ये है कि जो पहले के समय में जो ये जो नाच का कार्यक्रम होता था, और जो एक ये कहें कि भोजपुरी के अंदर जो एक पॉपुलर मसाला गानों का जो कल्चर आया, जिसको कि कहें कि गुडरंगिला के बाद जो एक पूरी चीज जो चली, उसके बाद के जो जिस तरीके के गाने लिखे गए, जिसको कि अलग अलग तरीके से प्रस्तुत किया गया, कि कुछ गानों में अश्लीलता या कुछ चीजें आई, उससे इस नाच की परंपरा पर कितना प्रभाव पड़ा? क्योंकि बाद में जो दोनों के बीच में ये देखा गया, क्योंकि परफॉर्मेंस एक जो गीत पर हो रहा है और एक जो गाने में हो रहा है वो, और जो उसके बाद जो भोजपुरी इंडस्ट्री के अंदर जो एक खास तरीके का सिंगिंग कल्चर इमर्ज किया, गुड्डू रंगीला और उसके बाद के जो कई सारे लोग हैं, उन्होंने जो गाने गाए जिसके अंदर एक दो अर्थी जो शब्दों का प्रयोग था, या दो अर्थी जो प्रयोग थे, उस पे जो नाच हुआ, इसको लेकर जो नाच के ऊपर जो एक प्रभाव पड़ा या जो एक अटैक हुआ कि ये नाच अपने आप में ये परंपरा जो है अश्लील हो गई है, इसको लेकर किस तरीके का बदलाव या किस तरीके की सोच जो परफॉर्म करने वाले जो आर्टिस्ट रहे हैं उनके अंदर, या अगर वो बाहर के लोगों से अगर बात कर रहे हैं तो उनमें किस तरीके का द्वंद्व है? हाँ, ये भी बहुत मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि समय के हिसाब से ऑडियंस की डिमांड बदलने लगी। क्योंकि एक दौर था जब ये अश्लील सिंगर जब दौर शुरू हुआ, जो नाम ले रहे हैं, मैं तो नाम भी नहीं लेना चाहता इन लोगों का, कि इन लोगों ने समाज में इतनी गंदगी भसड़ फैला के रखा है, नाम लेने भी शर्म आता है। तो इनके जो गाने जब समाज में आए तो वो सुनने लायक ही नहीं थे। मतलब आप सभ्य समाज में आप फैमिली के साथ नहीं सुन सकते हैं। आप गांव में आप बारात जा रहा है, परछावन हो रहा है, वहाँ पे गांव की बहुत सारी औरतें हैं, बेटी है, बहन है किसी की, वहां पे वो लोग गाना बजा रहे हैं, तो वो बड़ा मतलब शर्म का चीज है था वो। तो लेकिन जब नाच का प्रोग्राम है तो गांव से दूर नाच को टिकाया जाता था। मतलब जितने भी बाराती थे उनको गांव से बाहर एक टेंट में वहां पे उनको रखा जाता था। तो वहां पे औरतें उतना नहीं जाती थी, तो वहां पे खुलेआम डिमांड भी बढ़ने जाती थी। जिससे ऑर्केस्ट्रा डीजे आता था तो उसमें खुल के वो लोग गाना बजाते थे, और खुल के मतलब डिमांड होता था कि नहीं, यही गाना चाहिए जो ट्रेंड में है, जो इसमें डबल मीनिंग है, जो लोग ज्यादा मजे ले रहे हैं। अब क्या हुआ कि नाच में भी इनकी डिमांड बढ़ती है। अब नाच में क्या है कि लोग पूर्वी गा रहे हैं। अगर कोई लौंडा डांस का कलाकार, नाच कलाकार पूर्वी गीत गा रहा है, कुछ पॉपुलर लोक गीत गा रहा है, तो अब ऑडियंस को ट्रेंड के हिसाब से वो कह रहे हैं कि नहीं, मुझे वो नहीं, मुझे ये आज का मसाला वाला गाना चाहिए, डबल मीनिंग वाले गाना चाहिए। अब वो डबल मीनिंग वाले मसाले वाले गाने में ऑडियंस तो बहुत मजे ले रही है, एंजॉय कर रही है, लेकिन उस कलाकार के ऊपर सोचिए कि वो कलाकार उसमें कंफर्टेबल नहीं है। वो कलाकार, उसको उस तरीके से उतना आता भी नहीं है, वो कंफर्टेबल भी नहीं है, वो गाता भी नहीं है, लेकिन पब्लिक की डिमांड है, प्रोग्राम चलाना है, सट्टा चलाना है, तो रोजी रोटी कमाना है, तो मजबूरन उनको करना पड़ेगा। तो उसमें क्या हुआ कि धीरे धीरे जो उनका आर्ट फॉर्म था, जो कलाकारी थी, वो तो खत्म हो गई, वो तो फिर नहीं आई। अब उसमें क्या है कि आप भोजपुरी अश्लील गाने बजाएंगे और उस पे वो लोग डांस करेंगे, तो डांस भी क्या करेंगे, रिकॉर्डिंग डांस में कमर अमर हिला देंगे थोड़ा, बस उतने से ही वो ऑडियंस खुश है कि चलो गाना बज गया उनका, कमर थोड़ा सा हिल गया, बस। उनको कला नहीं मिली, कला को उन्होंने देखा ही नहीं, कला को समझे ही नहीं।
तो वो धीरे धीरे एक स्तर गिरने लगा, एक तरह से बिल्कुल। वहां पे डाउन हो रहा है कि कला मर रही है, और कला के नाम पे मतलब अश्लील गाने बजाए जा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा अंतर था उस समय। बिल्कुल। असल में भिखारी ठाकुर ने जो व्यंग का माध्यम अपनाया, व्यंग और करुणा, ये दो मुख्य भाव है उनके नाटक में। और लोक नाट्य का ये मुख्य भाव रहा है, व्यंग, करुणा, उसमें थोड़ा हास्य का पुट। और उसी व्यंग को धीरे धीरे द्व्यर्थी, जिसको हम कहते हैं कि वो अश्लील बना बना दिया गया। अभी आपने चर्चा की भिखारी ठाकुर के उस नाटक की, गबर घिचोर की। अभी कल भी उसकी चर्चा हुई थी। उस नाटक में जिस तरह से स्त्रियों का पक्ष सामने आता है, जिस तरह से उसमें व्यंग की विदग्धता सामने आती है, वो बड़े बड़े नाटककार के की चर्चा करें, अगर विश्व नाटक की बात करें तो वो असंभव सा दिखता है। अम, अगर गबर घिचोर की कुछ पंक्तियां आपको याद आ रही हो तो थोड़ा तरन्नुम में एक बार गुनगुना देते, आगे फिर हम हाँ, आगे बढ़ेंगे। जी जी, जरूर आपको याद होगा, आपने संजय जी के साथ नाटक किया है। और नहीं, मैं हाँ, वही सारे प्लेज, सारे नाटक तो मेरा किया हुआ है। जी और गबर किशोर का कहानी बिल्कुल अलग है, मतलब वो समाज से ही है, लेकिन उसको रखने का जो तरीका है भिखारी ठाकुर का, बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने उस चीज को रखा है। कि वो एक्चुअली उसकी कहानी है कि वही एक आदमी है जो गांव में शादी करके लाया है अपनी पत्नी को, और चला गया वो भी बाहर कमाने के लिए, कई सालों तक नहीं आया। यहाँ पे उसकी वाइफ वैसे ही विरह वेदना में है, तड़प रही है। लेकिन इसमें एक तरीके अलग तरीका ये है, भिखारी ठाकुर ने एक अलग इसमें ये दिखाया है कि इस औरत का रिलेशन गांव के ही किसी नौजवान मर्द से हो जाता है, और वो लोग फिजिकली रिलेशन में हो जाते हैं। फिर इनसे लड़का होता है, दोनों से, गांव का जो एक आदमी है, और इससे इसकी पत्नी से एक बेटा होता है। तो और ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं। फिर बाद में उसके पति को पता चल रहा है, वो भी कोलकाता गया है कमाने, पति को पता चल रहा है कि इसका लड़का हुआ है। अब वो दौड़े दौड़े आ रहा है और कह रहा है कि मैं इस लड़के को अपने साथ लेके जाऊंगा, ये लड़का मेरा है। तो वो कह रही है कि तुम इतने साल तक तुम बाहर रहे, घर में रहे नहीं, तुम्हारा लड़का कैसे हो जाएगा? लड़का मेरा है, मेरे पास रहेगा, तुम तो रहते नहीं हो मेरे पास, लड़का मेरे पास रहेगा। तभी तक वो तीसरा बंदा आ जाता है गांव का, जिसके साथ रिलेशनशिप है। वो कहता है कि नहीं, ये लड़का मेरा है। अब तीनों में झगड़ा होता है, पति पत्नी और गांव के एक आदमी की तरफ से, तीसरे आदमी से। अब तीनों कहते हैं कि ये लड़का मेरा है। औरत कहती है कि लड़का मेरा है, बाप कहता है लड़का मेरा है, गांव का आदमी कहता है कि लड़का मेरा है। तो बहुत द्विअर्थी तरीके से भिखारी ठाकुर ने इसमें बहुत से अच्छे अच्छे संवाद रखे हैं, जो अच्छा लगता है परफॉर्मेंस के तौर पे देखा जाए। तो बाद में कहानी का ये होता है कि पंच को बुलाया जाता है, गांव में पंच इकट्ठा होता है, और ये डिसाइड होता है कि अ, तुम इतने साल तक तुम बाहर रहे, तो लड़का तो तुम्हारा हुआ नहीं। तो फिर बोलता है कि लड़का, गांव वाले आदमी को बोलता है कि नहीं, ये लड़का मेरा है, तो तुम्हारा कैसे लड़का हो गया? फिर औरत बोलती है कि नहीं, लड़का मेरा है, मेरे पास रहेगा। तो ऐसे ही बहुत सी चीजें उनके अंदर बातचीत होता है, बात संवाद होता है, डायलॉग्स होते हैं। फिर बाद में लास्ट में डिसीजन ये लिया जाता है पंच के द्वारा, गांव का जो पंच पंचायत होता है, तो उसमें डिसीजन ये लिया जाता है कि इस लड़के को मतलब तलवार से काट के 3 टुकड़े किए जाएंगे, और 3 टुकड़े में एक टुकड़ा बाप को दिया जाएगा, एक टुकड़े माँ को दिया जाएगा, और एक टुकड़ा गांव वाले आदमी को दिया जाएगा। तो बाप रेडी हो जाता है कि ठीक है, टुकड़ा काट दो। पंच पूछा जाता है, पंचायत पूछा जाती है कि तुम्हारे बेटे को काट दिया जाए। तो बाप कहता है कि हाँ, बेटे को काट के एक टुकड़ा मुझे दे दो। गांव वाले आदमी से भी पूछा जाता है कि वो भी कहता है कि हाँ, एक टुकड़ा काट के मुझे दे दिया जाए। फिर लास्ट में माँ से पूछा जाता है कि ये एक टुकड़ा काट के आपको दिया जाए, कि आपको मंजूर है? तो माँ उसकी रोने लगती है, बोलती कि नहीं, मेरे बेटे को काटो मत, जिंदा किसी को दे दो, लेकिन वो मुझे मत दो। भले किसी जिन दे दो, दूसरे को दे दो, लेकिन वो जिंदा तो रहेगा ना। ऐसे काट दोगे तो वो किसी का नहीं रहेगा, लेकिन अगर जिंदा रहेगा, किसी एक के पास चला जाएगा, तो मैं कम से कम उसको अपनी आंखों से देखती रहूंगी।
तो ये इसकी कहानी है, बड़ा सुंदर तरीके से उन्होंने किया है। तो इसमें वैसे तो कोई गाने नहीं है, लेकिन कुछ कुछ दो दो तीन तीन लाइन की पंक्तियां हैं। तो इसमें कुछ कुछ मुझे अभी कुछ कुछ दोहे टाइप के हैं इसमें, जो मुझे अभी याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली। मुझे पहले बताते तो मैं कुछ देख के आ जाता लाइंस। तो मुझे भी गाने तो नहीं है, गाने बहुत कम हैं इसमें, लेकिन उसको उस तरीके से दिखाया गया है, गाया गया है। तो वो चीजें हैं अभी तो मुझे। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। कोई बात नहीं। जब कुछ याद आए तो आप सुनाएंगे, या फिर विदेशिया का ही कोई अंश अगर ऐसा लगे आपको कि जो लोगों के पास सामने रखना चाहिए, तो आप ध्यान में रखिए। तब जी तक जी। मैं कुछ कमेंट पढ़ देता हूँ। अमरेंद्र आर्या जी लिखते हैं कि लौंडा नाच की एक समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा रही है। सौंदर्य शास्त्रीय और सामाजिक दोनों ही पैमानों पर। जबकि इस परंपरा में भिखारी ठाकुर, रसूल मियां जैसी हस्तियां रही हैं, जिन्होंने इस परंपरा में सार्थक हस्तक्षेप करते हुए प्रतिमान गढ़े। भिखारी ठाकुर ने अपनी रंगमंडली और अपने नाटकों से समाज को एक आईना दिखाने की कोशिश की। उनके नाटक आज भी अपने समय से आगे के लगते हैं। रसूल मियां ने आजादी की लड़ाई की अभिव्यक्तियों को अपने नाच और गीतों के माध्यम से जनसाधारण तक पहुंचाया। ये टिप्पणी है डॉक्टर अमरेंद्र आर्या जी का। डॉक्टर सैयद मुबीन जहरा एक प्रश्न करती हैं कि हम जैसे नाच में महिलाओं का जाना जैसे एक मजबूरी रही है, कोई भी शौक से, जो पुराने जमाने में जो पूरे पूरे कोठे की परंपरा रही, तो ये लौंडा नाच में जाना किस तरह की मजबूरी रही है, शौक रहा है क्या, थोड़ा इस पर वो। ये मेरा व्यक्तिगत तौर पे सवाल है या फिर ऐसे ये पूरे पूरे नॉर्मल? पूरे लौंडा नाच के लिए, लौंडा नाच में जो पुरुषों का जाना, क्या अच्छा। लड़कों का नाच करना मजबूरी था? हाँ, ओके, ठीक है। पहला सवाल का तो उनका पहले सवाल का जवाब ये है कि अ, भिखारी ठाकुर के समय रसूल मियाँ चाई ओजा का भी नाम आता है। तो इनके दौर से काफी ज्यादा मतलब प्रचलित होने लगा था ये प्रथा, और काफी जोर शोर पे चल रहा था, और भी बहुत सारे नाम आते हैं। तो ये चीजें उसी टाइम से मतलब आ रहा है। बाकी मैं मैम के सवाल का जवाब देता हूँ कि इसमें क्या था कि जो लोअर क्लास फैमिली थी, उनकी एक मजबूरी भी थी कि उनको उनके घर उसकी फैमिली पढ़ाने में सक्षम नहीं थी, उनके पास पैसे नहीं होते थे। तो सोचते थे कि चलो बेटा जाके दो पैसा कमा के लाएगा नाच में, तो घर का खर्चा चलेगा। और क्योंकि इस सीजन में क्या होता था कि नाच प्रोग्राम चलता था, और ऑफ सीजन में खेती गृहस्थी करते थे, गेहूं धान की कटाई होती थी, तो उसमें मजदूरी करते थे, तो उसका होता था। तब जब लगन का दिन आता था तो पूरे प्रॉपर तरीके से लोग साटा में जाते थे, तो कुछ अच्छी खासी कमाई हो जाती थी इनका, कुछ खर्चे वर्चे चलते थे। दूसरी चीज ये थी कि ये परंपरागत भी था कि उनके गांव से कोई कर रहा है, उनके घर से कोई कर रहा है, तो उनको जाना है। इसको मजबूरी कह लें या फिर शौक से कह लें या फिर एक जरूरत कह लें कि हाँ हमको जरूरत के हिसाब से जाना है, हम सक्षम नहीं है कि हम अपने बच्चे को हाई एजुकेशन दें, अच्छे स्कूलों में पढ़ाएं। तो ये एक बात है, ये हम बोल सकते हैं। बिल्कुल 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 सही कहा आपने कि एक जो कहीं न कहीं से जाति प्रथा की भी इसमें भूमिका रही है। हाँ और वही मुझे, चीज। जी, और मुझे याद आ रहा था अभी आप जब ये बात कह रहे थे कि अम, फणीश्वर नाथ रेणु की वो कहानी जो मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, रसप्रिया। अब जो तीसरी कसम से ज्यादा अच्छी कहानी, कि वह विदापत नाच करने वाला कोई अब लड़का बचा नहीं, लड़की मुहा। और एक बच्चे को वह देखता है और उसको बेटा बोल देता है। और
वह ऊंची जात का है, उसके बाद जो उसकी पिटाई होती है, तो वो अद्भुत कहानी है। चूंकि लौंडा नाच के संदर्भ में रसप्रिया कहानी जो रेणु की कहानी है। अच्छा, अभी हुड़का का नाच भी होता है ना? हाँ। हम्म। अम, अगर लौंडा नाच के संदर्भ में बात करें तो कितने तरह के लोक गीतों को इसने संरक्षित किया, क्योंकि लौंडा नाच में लोक गीत का ज्यादा प्रयोग होता रहा है। तो हम थोड़ा अगर इस पर प्रकाश डालें कि कितने तरह के, जैसे हमारे यहाँ कजरी है, बटगवनी है, तमाम तरह की चीजें हैं, और इन फॉर्मों को, लोकगीत के फॉर्मों को लौंडा नाच ने किस तरह से संरक्षित किया है। जी। ये और अगर अगर उसके दो चार लाइन अगर गुनगुना भी सकें, जैसे लोगों को समझाने के लिए। अब बटगवनी हम तो जानते हैं, मैं भी बिहार से हूं, तो लेकिन बाहर के लोग नहीं समझ पाएंगे कि बटगवनी क्या है, झूमर क्या है। जी। अ, इस विधा में ना लोकगीत का बड़ा इम्पोर्टेंस रहा है, क्योंकि ये सीजनल भी एक तरह से था कि होली का अगर त्योहार है, होली में ये लोग जा रहे हैं प्रोग्राम करने, तो वहां पे होली होता था, होली जोगिरा होता था। तो जोगिरा का एक अलग धुन होता था, एक अलग रस होता था, एक अलग मजा होता था। उसके बाद चैता होता था, जब गेहूं की कटनी का जो समय होता था, गेहूं की कटनी ही, हाँ, गेहूं की कटनी करेंगे। तो उस रामनवमी के उसके दौर के जब चैत के महीना में, तो होली के तुरंत बाद ये होता था, तो वो जो जब चैता होता था तो फिर वो चैता गीत गाया जाता। तो चैता गीत का एक अलग वो था, मजा था। इस तरह से छठियार में चले गए तो वहां पे वही सोहर हो गया, सोहर गाना हो गया। फिर उसके बाद पूर्वी होता था। तो अलग अलग तरह के इसमें मतलब मौसम के अनुसार अलग अलग गीत भी होते थे। विदेशिया में इसमें वर्णन भी है, भिखारी ठाकुर ने इसमें वर्णन किया है बारहो मासा का। कि बारहो मासा में अलग अलग ऋतुओं की गीत उन्होंने रखा है। तो ये इसमें पूरा मिक्स था लोकगीत में, कि अलग वेरिएशन बड़े अलग अलग थे। पूर्वी हो गया, चैता हो गया, होली हो गया, कजरी हो गया, सोहर हो गया, और बहुत सारे गाने थे जो मतलब अलग अलग तरीके से गाए जाते थे। बारह मासा का हमने भी बहुत नाम सुना है, और मुझे लगता है कि बारह मासा विरहिणी नायिका के लिए ज्यादा है। 12 महीने और किस तरह से काटे हैं। अगर बारह मासा का हम्म, कुछ छंद या कुछ पंक्ति अगर याद हो तो गुनगुना सकें आप। हाँ। आवेला साढ़ मास, लागेला अधिक आस, बरखा में पिया घर, रही तन विदेसिया। बरखा में पिया घर, रही तन विदेसिया। पिया आई तन बुनिया में, राखी लिहतन दुनिया में। अखड़े लाधिक सवनवा विदेसिया। अखड़े लाधिक सवनवा विदेसिया। आई जब मास भादो, सब खेले दही कादो। कृष्ण के जन्म भीति, असही विदेसिया। कृष्ण के जन्म भीति, असही विदेसिया। ऐसे ऐसे कुछ कुछ पंक्तियां थी जो अलग अलग ऋतुओं से जुड़ के मतलब उसमें बारह मासा में वर्णन है। बिल्कुल बिल्कुल। बारह मासा हो, कजरी हो, सोहर हो, जो इस तरह के छंद में रहे हैं लोकगीत के, और उसको लौंडा नाच ने बचाया था। और जो अब गांव में भी लौंडा नाच लगभग, जैसा आपने कहा कि लुप्त प्राय हो रहा है,
एक प्रश्न है इसी से संबंधित, मैं साथ ही ले लेता हूं फिर आगे बढ़ूंगा। संजय बाणखेड़े जी महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं। वो पूछ रहे हैं कि लौंडा नाच संस्कृति की परंपरा को बचाने के लिए भविष्य में आप किस तरह के प्रोग्राम लाने वाले हैं, किस तरह से आपकी योजना है। ये संजय बाघमारे जी, सॉरी, संजय बाघमारे जी पूछ रहे हैं। मेरा क्या है कि मतलब जब भी नाच का प्रोग्राम आता है, डांस का प्रोग्राम होता है, मैं डांस का प्रोग्राम करने जाता हूँ ओवरऑल इंडिया में। प्लस इसके साथ साथ मैंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से एक्टिंग में पढ़ाई की है। वहाँ से एक्टिंग में मेरा स्पेशलाइजेशन है। तो मैं एक्टर भी हूँ, एक फोक डांसर भी हूँ, और अभिनय के क्षेत्र में भी काम करता हूँ, रंगमंच भी करता हूँ, फिल्म सिनेमा की तरफ भी मेरा काम करने का रुझान है। और अपना शोज वगैरह तो चलता रहता है। तो मेरी पूरी कोशिश रहती है, अगर मैं नाटक कर रहा हूँ तो नाटक में इसके माध्यम से कुछ नाटक को ऐसे क्रिएट करूं ताकि ये कला उसमें थोड़ा सा इंट्रोड्यूस रहे। तो उसके माध्यम से इस आर्ट को इंट्रोड्यूस करवाऊं नाटक के माध्यम से। प्लस शोज तो इसके होते रहते हैं। और फिल्म सिनेमा में भी जहाँ भी मौका मिलता है मुझे बुलाते हैं। मैं इसमें अभी अभी एक वेब सीरीज आई थी, महारानी सीजन 1। तो उसमें वाह वाह। लौंडा डांस के लिए बुलाया गया। तो आप अगर देखेंगे महारानी सीजन 1 में, तो दो मेरा लौंडा डांस है उसमें। प्लस मैंने एक सीरियल भी किया था शादी के सिया पे, इसी लौंडा डांस कॉन्सेप्ट पर ही वो सीरियल था, एपिसोडिक था एपिसोड का। तो ये चीजें चलती रहती है, और मेरी कोशिश है कि मेरे से जितना बन सकता है मैं इस विधा के लिए काम करता हूँ, और आगे भी करता रहूंगा। इसके शोज करता रहता हूँ। अभी इसी के जस्ट पिछले हफ्ते, कुछ 4-5 दिन पहले ही कैलिफोर्निया से ऐसा ही एक सेमिनार था सेम इसी विधा पे। तो मुझे खुशी हुई कि मैं इस विधा को दूर देश में भी रख रहा हूँ, वहां पर भी लोग सुन रहे हैं। तो एक बहुत बढ़िया। गर्व महसूस होता है कि हमारी एक विधा है, हमारी कहा जाता है कि एक लोक संस्कृति है, लोक धरोहर है। और लोक धरोहर मतलब सिर्फ ये भी नहीं कि बिहार यूपी का है। अब हर हमारा देश, हमारा बहुत से राज्य है, और हर राज्य का एक अपना फोक होता है। तो फोक को, चाहे कोई किसी भी राज्य का फोक हो, हम एक कलाकार होने के नाते हमारा एक फर्ज होता है कि हम अपनी लोक विधा को बचा के रखें, उसको विलुप्त ना होने दें। चाहे वो किसी भी राज्य का क्यों ना हो आर्ट फॉर्म हो। तो क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक धरोहर है। अगर हम इसको नहीं बचाएंगे तो आने वाली पीढ़ी इसको नहीं जान पाएगी, इससे इंट्रोड्यूस नहीं हो पाएगी। तो ये मेरी कोशिश बिल्कुल। एक प्रश्न है डॉक्टर DS नेगी जी का, कि लोक नृत्यों का अंतरराष्ट्रीयकरण, इंटरनेशनलाइजेशन से उनका तात्पर्य है, क्या इसकी मूल भावना को नष्ट कर रहा है। नहीं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे ऐसा भी नहीं लगता। मूल भावना को कैसे नष्ट करेगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे? ये सवाल भी मुझे वैसे समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से वो चीजें आप कर रहे हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, वो इस तरह से सोच रहे होंगे कि जिस तरह से जो, जैसे अब बिहार में भी महाराष्ट्र के लोक नृत्य होते हैं और महाराष्ट्र में भी बिहार के होते हैं, तो उससे क्या उसकी मूल भावना नष्ट होती है। मुझे लगता है कि मूल भावना नहीं नष्ट हो रही है, इससे इसका विस्तार हो रहा है। और बिल्कुल, बिल्कुल। लोक भारत के विविध लोक नृत्यों का जितना भी राष्ट्रीयकरण होगा, उतनी उसकी जड़ें मजबूत होगी। और हम एक भारतीय नागरिक होने के नाते भारत की समृद्ध लोक परंपराओं से जुड़ेंगे, उसकी समृद्धता से हम परिचित होंगे। मुझे जो ये ये लग रहा है जी। जी, ये तो मतलब एक तरह से और अच्छी बात, सकारात्मक चीज है कि हमारे भारत में इतने सारे कल्चर हैं। और ये कल्चर, अलग अलग कल्चर हैं, अलग अलग फोक हैं। और अगर इसका अंतर्राष्ट्रीयकरण पे, अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अगर जा रहा है, तो सिर्फ उस राज्य का ही नहीं, भारत का भी नाम हो रहा है। एक तरह से देखा जाए तो भारत, यहाँ भारत का एक आर्ट फॉर्म है, भारत की इस स्टेट का आर्ट फॉर्म है।
तो ये चीजें मतलब अच्छी है, वैसा हम तो नहीं मानना चाहिए उस तरीके से। बिल्कुल। एक प्रश्न है डॉक्टर अमरेंद्र आर्या जी का। वो कहते हैं कि क्या यह कहना सही नहीं होगा कि लौंडा नाच ने संभ्रांत सांस्कृतिक प्रदर्शन का लोकीकरण किया है, जिसको फोककरण कहेंगे हम लोग, जो संभ्रांत सांस्कृतिक प्रदर्शन का लोकीकरण किया है, लोक आधारित प्रदर्शन की व्यवस्था भी कह सकते हैं क्या लौंडा नाच को? सर थोड़ा सवाल को थोड़ा सा और सरल कर दीजिए। हाँ, मैं इसको ऐसे सरल कर दूं। उनका हाँ कहना यह है कि जो एक इलीट इलीट कल्चरल जो फॉर्म रहा है नाटकों का, नृत्य का, उसका जो है एक आमकरण कर दिया है, आम लोगों के लिए सुलभ कर दिया है। आम लोगों के लिए जैसे कि पहले मान लीजिए कि वैशाली की नगर वधु हो तो सिर्फ राजा के यहाँ ही नाचेगी ना, तो आम जनता के लिए भी तो मनोरंजन का एक साधन कुछ होना चाहिए था। तो क्या वहां से इस लौंडा नाच की प्रक्रिया शुरू हुई होगी, ये पूछना चाह रहे हैं। जी जी बिल्कुल यही सवाल है। मैंने ये मेंशन किया था, शुरुआत में भी बताया था कि इसकी शुरुआत ऐसे ही हुई थी जब राजा महाराजा या बड़े बड़े जो लोग होते थे, सेठ होते थे, बड़े बड़े धनी, उनके दौर पे बड़ी बड़ी नर्तकियों को बुलाया जाता था और बतौर पैसा दे के उनको अच्छे से उनका प्रोग्राम होता था, उनका मनोरंजन होता था। लेकिन एक आम पब्लिक के लिए मनोरंजन के ऐसे कोई साधन नहीं थे। तो इसकी शुरुआत जड़ वहां से शुरू हुई कि आम अपने लोगों, नॉर्मल आम लोगों ने ही अपने मनोरंजन के लिए वहीं से ये चीज को निकाला और ये विधा वहीं से निकली। एक जन्म कह सकते हैं कि उसका जन्म वहीं से हुआ, क्योंकि इनके लिए एक सस्ता साधन था, क्योंकि वो लोग इतना पैसा दे के कहीं जा नहीं सकते थे कि उनके पास पैसे नहीं है मनोरंजन मनोरंजन के लिए। तो उस आसपास के समाज से ही वो चीजें निकलेगी और बिल्कुल उसका वहीं से एक तरह से जन्म हुआ इस विधा का, कह सकते हैं। बिल्कुल। आपने कहा कि होली और में जोगीरा और चैत में चैता। अलग फॉर्म में चैता, तो ये किस तरह का फॉर्म होता है? मतलब लौंडा नाच के संदर्भ में जो जब गाते हैं तो उसके साथ डांस भी होता है या सिर्फ गायन होता है? और गायन होता है तो उसके बोल किस तरह के होते हैं? अलग अलग है। होली में जोगिरा हो रहा है तो उसका बोल अलग होता था, उसका रिदम अलग तरीके से बजाया जाता था। और वो उसमें जो डांस होते थे बहुत हुड़दंग वाले डांस थे, एक तरह से मतलब भाग भाग के कूद कूद के डांस करना, जोश था। क्योंकि होली होली तो मतलब बहुत इंजॉयमेंट वाला पर्व होता है और बहुत खुशी वाला, तो उस तरीके से लोग एंजॉय करते हैं। उसमें था, उसमें गाना ये होता है, गाने का अंतरा बता देता हूँ, आपको सुनाता हूँ कि जोगिरा सारा रा रा, सारा रा 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 रा, जोगिरा सारा रा, वाह भाई वाह 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 खिलाड़ी वाह वाह। गंगा जी के घाट पे मिला एक इंसान, गंगा जी के घाट पे मिला एक इंसान, मैंने पूछा नाम तो बोला मैं हूँ हिंदुस्तान, कटोरा लिए खड़ा था, कटोरा लिए खड़ा था, जोगिरा सारा रा रा, जोगिरा सारा रा 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 रा, जोगिरा सारा रा रा। तो ऐसे कुछ कुछ गाने होते थे, जोगिरे होते थे। और इसमें अलग अलग, जैसे शहर में हो, शहरी तरीके तो थोड़ा सा, गांव में है, देहात में है, तो अलग अलग गाने हैं, बोल हैं। तो ऐसा एक धुन होता है। बाकी उसी तरह चैता है, तो चैते का भी बड़ा सुंदर उसका धुन है। हाँ, अगर उसका कुछ बोल सुना सकें, अगर कुछ याद आ रहा हो। यही ठैया टिकुली हेराई ले हो रामा, यही ठैया टिकुली, यही ठैया टिकुली हेराई ले हो रामा, यही ठैया टिकुली, यही ठैया टिकुली हेराई ले हो रामा, यही ठैया टिकुली, यही ठैया टिकुली हेराई ले हो रामा, ए ठैया टिकुली। मतलब उसमें एक जो
अंतरा होता था, एक जो लाइन होता था उसको अलग अलग वेरिएशन में गाना। और ये बहुत सुंदर तरीके से, मुझे मतलब कुछ लाइंस याद नहीं है, नहीं तो इसको बड़े सुंदर तरीके से इसको गाया जाता है। आप कहीं यूट्यूब पे कोई होगा तो आप सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा इसका धुन। इस पे बहुत से बाद में जो लोकल सिंगर ने इस पे गाने भी गाए हैं। तो पुराना धुन है और इस पे बहुत से सिंगर्स नए नए इस पे थोड़ा सा नए तरीके से, नए अंदाज में इस पे बहुत से गाना भी बना हुआ है। तो ऐसा था। जी भरत शर्मा है बिहार के, बिल्कुल। काफी हाँ प्रिय सिंगर हैं, तो उनका भी चैता होगा तो आप सुन सकते हैं। ऐसे बहुत से पुराने फोक सिंगर हैं जो बड़े अच्छे अच्छे गाने हैं उनके, चैता का, होली का तो खैर सबको पता है, चैता का अलग है, पूर्वी अलग है, ये अलग अलग। अच्छा, इसी के साथ हम आपने कहा कि संजय उपाध्याय जी के साथ आपने भी उनकी टीम में काम किया है। तो बिहार के जो कुछ रंग निर्देशक हैं, रंगकर्मी हैं, नाटककार हैं, हम उन लोगों ने या जो लौंडा प्रदेश का है, हम जहाँ लौंडा नाच है की परंपरा है, उन लोगों ने अपने नाटकों में या रंगमंच में या निर्देशन में इस परंपरा का किस तरह से उपयोग किया है और किस तरह से इसको आगे बढ़ाया है, थोड़ा इस पर भी बात हो जाए तो अच्छा रहेगा। रंगमंच के रंग निर्देशक में बहुत कम हैं जो मतलब इस विधा को लेके अपने नाटक के माध्यम से मतलब कुछ काम किया है। खासकर संजय उपाध्याय सर हैं तो ये तो शुरू से करते आ रहे हैं, विदेशिया इनका बहुत पॉपुलर नाटक है और काफी इसके शोज भी, मुझे लगता है कि 700-800 से ज्यादा इसके शोज हो चुके हैं। और इनके हम्म, नाटक में आपको वो फ्लेवर मिल जाएगा, वो जो नाच पार्टी का, क्योंकि फ्रेम वही है जो मतलब नाच पार्टी में जो होता था। इनके भी नाटक में, जो विदेशी नाटक में पूरा एकदम स्ट्रक्चर वही है, डिजाइन वही है। इसमें भी, इनके नाटक में भी ऑडियंस, ये बजाने वाले स्टेज पे बैठते हैं, नाच पार्टी में भी स्टेज पे बैठते थे। तो बहुत काफी हद तक संजय उपाध्याय सर के नाटक में आपको वो फ्लेवर दिख जाएगा, वो नाच का। तो ये था, ये है। बाकी भी बहुत से लोग करते हैं, पटना में भी बहुत सी टीम है जो विदेशिया करती है, गबर किशोर करती है, भिखारी ठाकुर के नाटक करते हैं। तो सब लोग अपने अपने स्तर पे करते हैं, अपने अपने जिसका जैसा मतलब डिजाइन होता है, जो जिसका नाटक का बनावट रचना जैसा होता है, वो लोग उस स्तर पे करते हैं। हम्म, तो ये। बिल्कुल बिल्कुल। खास करके माटी गाड़ी में तो उन्होंने अद्भुत इसका जो है प्रयोग किया है, जो शूद्रक के मृछ कटिकम। और मुझे लगता है कि 2004-05 में जब उन्होंने पहली बार श्री राम सेंटर में इस नाटक को किया था, तो मुझे याद है कि उस भीड़ जो उमड़ी थी, उसका कुछ कुछ अभी भी वो दृश्य मुझे याद आ रहा है। हम्म। अ, एक डॉक्टर तारा एन जुड़ी हुई हैं, उनका पूछने का एक प्रश्न है कि आपका कंटेंट उन्हें बहुत पसंद आया, कि क्या आपको ये लगता है कि जो अब नए लौंडा, मतलब नए कलाकार इस क्षेत्र में जो नहीं आ रहे हैं, क्या उनको डर है इस बात का कि उनको समलैंगिक करार दे दिया जाएगा? यदि कभी कभी यह रूढ़िवादिता आप पर थोपी जाती है, तो आप इस रूढ़ी को कैसे तोड़ेंगे? मतलब अमूमन एक जो ये समलैंगिकता का जो एक टैग रहा है, और कलाकार होते हुए भी लड़का है और लड़की की तरह हाव भाव कर रहा है, तो उसे एक अलग रूप में देखना, तो इस रूढ़ी को कैसे तोड़ा जाएगा? और इस ये हाँ रूढ़ी पहले कैसे रही है? जी जी, बहुत अच्छा सवाल है तारा मैम। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है नाच का, क्योंकि ये मोस्टली आम लोगों की ये धारणा भी हो जाती है कि ये लड़की बन के नाच कर रहा है तो जरूर वैसा ही होगा और हम्म समलैंगिक ही होगा या उस टाइप का ही होगा। लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। कई लोग तो ऐसे मान लेते हैं कि ये नाच में काम करता, लड़की बन के डांस कर रहा है तो ये या तो किन्नर होगा या तो ट्रांसजेंडर होगा या हिजड़ा होगा, जो जैसे ही बोलते हैं। और गांव में देहात में जाइए तो लोग बोलते भी हैं कि अरे वो तो, लेकिन सच में वैसा नहीं होता। ये भी हमारी तरह नॉर्मल फैमिली से आते हैं,
वो प्रॉपर लड़के होते हैं, उनका बॉडी में कहीं से कोई भी अलग तरीके से बनावट नहीं होता है या अलग तरीके से मॉड्यूलेट नहीं किया जाता है, सिंपल नॉर्मल इंसान होते हैं। लेकिन लोगों की धारणाएं हैं, सोच है, लोग समझते हैं, और कभी कभी तो इनके साथ छेड़छाड़ भी हो जाता है प्रोग्राम में, नाच में इनके साथ हरकतें भी होती है। खुद मेरे साथ मैं कई बार गया हूँ तो मैंने भी झेला है इस चीज, क्योंकि मैं इस विधा से हूँ, मैं इस आर्ट से हूँ। लेकिन जो प्रॉपर नाच वाली टीम है, जो देहात में प्रॉपर वही काम करते हैं, उनके साथ तो ये नॉर्मल सी चीजें, उनको उनको तो नॉर्मल हो गया कि उनके साथ ये होता है, वो भी समझ गए कि हाँ ये लोग छेड़छाड़ करते हैं। पहले तो उनको ऐसे नाच से ही उठा लिया जाता था। उनको करने को, नाच करने के बाद अपने ग्रीन रूम में गए, वहां से कुछ लौंडे आए, कुछ मतलब गांव के कुछ दबंग टाइप के लोग आए, उसको पकड़ के लेके चले गए पीछे, उसके साथ गलत काम कर रहे हैं। तो ये चीजें होती थी। तो बाद में धीरे धीरे कुछ ऑडियंस, बाद में धीरे धीरे ऑडियंस भी समझदार होती गई, ऑडियंस भी चेंज अंदर हुई। तो अभी समझने का अंतर है कि अगर हम समझते हैं कलाकार है, वो सामने वाला कलाकार है, एक इंसान है, आप उसको अच्छे से समझते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है इस तरीके की चीजें। और आज भी बहुत से कलाकार हैं जो अपना सीजन के टाइम पे, प्रोग्राम के टाइम पे अपना प्रोग्राम करते हैं, फिर उसके बाद अपने घर पे आते हैं, फिर नॉर्मल लाइफ जीते हैं, अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, उनकी वाइफ भी होती है, उनके बच्चे भी होते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी रहते हैं उनके। फिर जब वो घर से, गांव से जाते हैं प्रोग्राम में, तो फिर प्रॉपर उस तरीके से प्रोग्राम करते हैं। ये चीजें हैं। हाँ बिल्कुल, आपने सही जवाब दिया। और ये एक बड़ा प्रश्न है, और जो इसमें कहीं ना कहीं से हमारे समाज का जो नजरिया रहा है, और जो एक काम कुंठा है जो रही है, और कहीं ना कहीं से इसमें जो फ्यूडलिज्म है, पेट्रियार्की है, पितृसत्ता है, सामंतवाद है, इसकी भी एक बड़ी पितृसत्ता की भूमिका रही है। धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं, और अब हमारे पास मुश्किल से 10 मिनट बचा हुआ है। इसमें और एक दो प्रश्न हम लेंगे। बहुत अच्छी चर्चा हो रही है, पता ही नहीं चला कि कैसे जो हम लोग 1 घंटा सवा घंटा समय हमने काट लिया। अ, जैसे एक अपने बिहार यूपी में आल्हा रूदल है, उसका फॉर्मेट अलग है। सलहेस है, सलहेस का एक फॉर्मेट है। तो आल्हा रूदल है, एक तो आल्हा गायन की परंपरा है, और एक आल्हा उदल या आल्हा रूदल कहिए, उसके मंचन की परंपरा है। वैसे ही राजा सलहेस के, कुंवर विद्वान है, इस तरह के पूरे नाच की परंपरा रही है, जो 4 4 रात 5 5 रात तक चलती है। अब देखने में ये आ रहा है कि इस तरह की टीमें अब लगभग समाप्त हैं। तो ये जो नाच रहे हैं, इस ये लौंडा नाच में किस तरह से रहे हैं, और इसका भविष्य क्या है, इस पर थोड़ी सी बात। हमने भिखारी ठाकुर की चर्चा की, लेकिन ये सब फॉर्मेट भी, ये सब फॉर्म जो है, ये भी है कहीं ना कहीं से। हाँ, बहुत सारे फॉर्म हैं। आल्हा रुदल है, पंवड़िया है, और यूपी बिहार में तो मिक्स कल्चर है, तो इसमें छोटे छोटे बहुत से आर्ट फॉर्म हैं जो अपने स्तर पे लोग परफॉर्मेंस करते हैं। आला रुदल हो गया, पवड़िया हो गया, धोबिया नाच हो गया, और हुड़का हो गया, और कटघोड़वा नाच हो गया। कठोर, तो ये बिल्कुल छोटे बिल्कुल। छोटे आर्ट फॉर्म हैं जो इसका एक अलग तरीके से, इनको परफॉर्मेंस भी इनका अलग होता है, अलग लेवल पे करते हैं। आला रुदल में कि वो म्यूजिकल म्यूजिक प्रधान होता है, मतलब संगीत प्रधान होता है, उसमें म्यूजिक का ज्यादा यूज होता है। कटघोड़वा होता है कि उसमें वो काठ का एक घोड़ा, लकड़ी का घोड़ा बना रहता है, उसमें वो डांस करते हैं, कमर में घुंघरू बांध के। तो इस तरह की अलग अलग आर्ट फॉर्म है जो उससे कलाकार भी उसी हिसाब से वो, अगर कोई आला रुदल का कलाकार है तो वो आला रुदल ही वो करेगा, उसी श्रेणी का उसी ग्रुप का आर्टिस्ट है। पौड़िया वाला है तो पौड़िया लोग को, उनको बधाई में जाना होता है कि जिस घर में अगर बेटा हुआ है तो उसमें बधाई के लिए भी जाते थे, गाना गा के बधाई गाने। तो पौड़िया के कलाकार वो परंपरागत तरीके से वो लोग उसी ग्रुप से, उसी श्रेणी से वो लोग आएंगे। तो ये सारे आर्ट फॉर्म पहले स्टेब्लिश थे कि हर आर्ट फॉर्म का एक अपना वर्ग है।
हर आर्ट फॉर्म का एक इस क्लास से मतलब कहने का मतलब कि एक चैन सिस्टम है, चैन सिस्टम एक परंपरा कह सकते हैं, तो ये है एस्टेब्लिश था। बिल्कुल। अच्छा, जो ये लौंडा नाच है, जो इसमें किस किस तरह के वाद्य संगीतों का प्रयोग होता है? थोड़ा इस पर भी चर्चा करें। मैं तो जानता हूं, लेकिन यहाँ बहुत सारे लोग देश भर के जुड़े हुए हैं, तो उनकी जानकारी के लिए भी। इसमें क्या है कि ये बिहार यूपी का बहुत बिहार यूपी में अलग अलग जगह पे होता है। इसके जहाँ जहाँ अलग अलग प्रोग्राम होते हैं वहाँ पे आपको अलग अलग म्यूजिशियन दिखने के लिए मिलेंगे, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट दिखने के लिए मिलेंगे। इसमें मूल रूप से जो होता है वो हारमोनियम होता है, ढोलक होता है, नाल होता है, झाल होता है, खंजड़ी होता है। अभी आप मगही के क्षेत्र में, मैथिली के क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ पे क्लॉरनेट दिखने के लिए मिल जाता है नाच में। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और इसके बाद पूर्वांचल में आप आएंगे तो आपको नगाड़ा मिल जाएगा, बड़ा बड़ा नगाड़ा टाइप का रहता है, हम्म, डुगडुगी रहता है, टक 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 टक, धिन ताक वाला। तो हम्म, उसमें ये वेरिएशन मिल जाएगा। प्लस कहीं कहीं बेंजू रहता है, तो बेंजू का भी आपको वेरिएंट मिल जाएगा। पिपुड़ी रहता है, क्लॉरनेट रहता है, और अलग अलग आपको अभी तो मॉडर्न टाइम में मुझे लगता है कि अब वो पैड वाला जो आता है बजाने वाला वो लोग यूज करते हैं, क्योंकि उसमें एक पैड में ढोलक का भी और तबले का भी अलग अलग वेरिएंट आ जाता है। तो पहले मतलब जगह जगह के हिसाब से अपने हिसाब से, अपने म्यूजिशियन के हिसाब से कि हमको कितने म्यूजिशियन, टीम में कितने म्यूजिशियन रखना है, उस हिसाब से वो लोग इंस्ट्रूमेंट और प्रोफेशनल्स भी लेके जाते थे। ऐसा है। बिल्कुल। लेकिन बहुत इनर्जेटिक जिसको बोलते हैं वो संगीत होता है। और जब उस पर थाप, डुगडुगी और ये सब बचपन में सुनने को मौका मिला है, और जब उस पर नगाड़े की थाप पड़ती है तो पता नहीं जो है मुर्दा भी उठ के बैठ जाए। उसमें ऐसा हम्म, आकर्षण होता है, हाँ। जो मैंने भी महसूस किया है। अम, एक आध और बस छोटा छोटा प्रश्न लूंगा, क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है हमारे पास। आपने अभी पमरिया नाच की बात की, तो मैं आपको बताऊं कि मेरे गांव में इस्माइल पमरिया है, मेरे गांव के हैं। और अ, मुसलमान होते हैं पमरिया कास्ट से, लेकिन वो जितने गीत गाते हैं वो सारे के सारे मैथिली में गीत है। राम की के जन्म का गीत है, बधैया है। और उसमें अंत में जो भनिता जोड़ते हैं वो तुलसीदास जोड़ते हैं। तो मैं कई बार पीएचडी करके सोचता हूँ कि भाई तुलसीदास मैथिली में कब लिखने पहुंच गए। तो ये भी लगता है कि लोक ने इन कवियों को कैसे बचाया है, और जो हमारा जो भारत की सांस्कृतिक धार्मिक एकता है इसको कैसे लोक ने संयोजा है, इसका भी एक अद्भुत जो प्रमाण है ये पमरिया और इस तरह के नाच। हमने वाद्य यंत्र की बात कर ली, विषय की बात कर ली, सारी की सारी बात लगभग हो गई है। अंत में जाते जाते, चूंकि ये तो डिजिटल माध्यम है, यहाँ आपका परफॉर्मेंस तो हम देख नहीं सकते हैं। तो अगर ये कहा जाए कि इसमें स्टेप क्या होते हैं, क्योंकि ये तो मुख्यतः नाच है, गायन भी होता है और उसके साथ जो है ये नाच या नृत्य भी होता है। तो अगर हमें पार्टिकुलर, जैसे हर नृत्य के बारे में होता है कि उसका ये स्टेप होता है, ये स्टेप होता है, तो लौंडा नाच का क्या स्टेप होता है होगा? इसका मेन स्टेप होता है, इसमें कमर का ज्यादा होता है कि कमर से ठुमका लगता है और कमर का ज्यादा यूज होता है। प्लस हाथों का हाव भाव ज्यादा रहता है, चक्कर रहता है इसमें। और मतलब मेन, हाँ, हाँ जिसकी कमर कमजोर हो तो वो ये हम शहरी क्या तो अमूमन जो है बैक पेन हो रहता ही है। हाँ, प्लस इसमें जंपिंग होता है, क्योंकि जंप करके वो जो नाचते हैं। अगर 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 वहीं पर थोड़ा खड़ा होकर अगर एक आध स्टेप दिखा सके। अरे यहाँ पे तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। मैंने आपको वीडियोस हाँ भेजे हैं, यूट्यूब के लिंक भेजे हैं। हाँ, और मैं मेरे लिंक यूट्यूब पे, लिंक हाँ, मेरे यूट्यूब पे हाँ, बहुत सारे मेरे डांस के शोज पड़े हुए हैं, राकेश कुमार लौंडा डांस। अगर आप लोग सर्च आप करेंगे तो हाँ, उसमें बहुत आप मुझे हम्म, वो जरूर भेजें। और हाँ, अमित अमित जी, अमित जी, हाँ,
ये वीडियो चला दीजिए। Rakesh Kumar. I am folk dancer, actor, and theatre artist. I am well known as Londa dancer in region Bihar, India, and have been doing this form of dancing since childhood. Have completed my graduation in acting from National School of Drama, New Delhi, and also done junior diploma in Kathak from Prayag Sangeet Samiti, Allahabad, in the guidance of Guru Nagendra Prasad Mohani. The Londa dance is one of the most popular folk and traditional dances of Bihar. In Londa dance, man in the guise of woman presents the dance on the rhythm of folk songs. But on the other hand, on the name of entertainment, Bhojpuri movies and the songs serving and spreading the vulgarity in society. So the art worshipping artists are not getting an ample opportunity to show the true form of art, resulting that the artists are leaving his and her profession. So this form is about to die in the modern times. The people of our society don't give enough respect to the Londa dancers, and sometimes they are molested and misbehaved publicly. It's very painful and a stain on the face of our civilized society. Being an artist, it's my moral duty to save its existence and bring back its past glory. बहुत बहुत ही शानदार। और इतनी अंत में जो हम चाह रहे थे, और ये तकनीकी से सुलभ कराया हमारे अमित विश्वकर्मा, डॉक्टर अमित विश्वकर्मा जी ने, जो हमारे फिजिक्स विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। तो इसके लिए अमित जी का भी बहुत बहुत आभार। बहुत सारी टिप्पणियां आ रही हैं, हमारे पास समय नहीं है। अगले सेशन के वक्ता हमारे बीच आ गए होंगे। राकेश जी, किन शब्दों में आपको धन्यवाद करूं, क्योंकि आप लोग तो देखिए तालियों के जो है गुरु हैं। ताली आपको चाहिए, लेकिन यहाँ तो एक तो हम लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं और तमाम मास्टर लोग जुड़े हुए हैं, नीरस लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन सारे रस विभोर हो चुके हैं। मैं देख रहा हूँ लगातार जो कमेंट आ रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आत्माराम सनातन धर्म महाविद्यालय के इस मंच पर जुड़ने के लिए। हमारी पूरी टीम, IQAC की टीम की तरफ से आपका आभार। आगे
हम चाहेंगे कि जब आप दिल्ली आए तो बस एक बार हमें बताएं, एक परफॉर्मेंस तो हमारे महाविद्यालय में आपका बनता है, ताकि हमारे बच्चे भी इस कला से रूबरू हो सके। आपका पुनः बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जरूर सर, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से जुड़ के और बात करके। मुझे बहुत खुशी हुई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि जो हमें आमंत्रित किया। और मैं नेक्स्ट टाइम जब भी दिल्ली आऊंगा जरूर आपसे मिलूंगा, बताऊंगा, और मैं जरूर बिल, शो करूंगा आपके स्कूल में, एक बार कॉलेज में। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। बहुत इसी के साथ